नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी का परिवार और दर्श का परिवार पहुंच रहा है गोवा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। दोनों के परिवार पहुंच चुके हैं। नंदिनी गोवा देखकर बहुत खुश है। इधर गुण अपनी दादी से कहती है कि बा, नंदिनी की शादी कैसे कैंसिल होगी, हम तो गोवा आ चुके हैं, द्वारका में होता तो सब कुछ हो जाता। दादी कहती है कि तू फिक्र मत कर, तेरी बा ने तुझसे वादा किया है और मेरे वादे पर यकीन रख, इसकी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। गुण कहती है कि बस अपनी बात पे टिके रहना, इसकी शादी मत होने देना, मुझे ये किचकिच की दुकान अपने ससुराल में नहीं चाहिए। तभी राजवी बाहर आती है उन सबका स्वागत करने के लिए। शोभित भी साथ साथ आता है। राजवी शोभित से कहती है कि तू कैसे बाहर आ गया, मैंने तुम दोनों से कहा है ना कि अब शादी तक तुम अपनी अपनी होने वाली दुल्हन से नहीं मिल सकते। दर्श को देखो, उसने मेरी बात मान ली लेकिन तुमने नहीं मानी। शोभित कहता है कि अब तो मैं आ गया हूं ना। वो लगेज उठाकर अंदर ले जाने में नंदिनी के परिवार की मदद करने लगता है। राजवी वनलता से कहती है कि मुझे अपने दोनों होने वाली बहू से कुछ बात करनी है। वनलता कहती है कि हाँ हाँ, चाहे जितनी बात करिए, आप ही की बेटियां हैं। वो चली जाती है। राजवी कहती है कि मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। गुण कहती है अब और क्या देंगी, कितने गहने देंगी। राजवी ये सुनकर चौंक जाती है। कहती है कि गहने नहीं, मैं रुक्मणी सिंदूर लाई हूँ द्वारकाधीश के मंदिर से। और कहते हैं कि रुक्मणी सिंदूर जब कोई सुहागन अपनी मांग में लगाती है तो उसका सुहाग अखंड रहता है, बहुत सौभाग्यशाली होता है। गुण फौरन बात पलटते हुए कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली। बचपन से मैं द्वारकाधीश के मंदिर में माथा टेकते आई हूँ और मैं एक ही चीज मांगती थी कि मुझे मेरी माँ मिल जाए। मेरी माँ नहीं थी ना, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ मिल गई। ये देख रही है नंदिनी, सोचती है कि गुण कैसी बातें कर रही है। खैर, राजवी उससे कहती है कि आज ये बात कह दी तो कह दी, लेकिन दोबारा ऐसी बात कभी मत कहना। आज से मैं तुम दोनों की माँ हूँ। तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा सिंदूर लेकर आती हूँ। राजवी जाती है अपने कमरे में और सिंदूर की 2 डिब्बियां हाथ में ले लेती है। जल्दी जल्दी चलती हुई आ रही है, तभी पाँव में साड़ी फंस जाती है और एक डिब्बी हाथ से छूटकर लुढ़क जाती है। सारा सिंदूर फर्श पर बिखर जाता है। ये डिब्बी नंदिनी के नाम की थी। राजवी घबरा जाती है, सोचती है ये क्या हो गया मुझसे, नंदिनी के नाम का सिंदूर मुझसे कैसे गिर गया। खैर, वो एक ही डिब्बी का सिंदूर 2 डिब्बियों में भरती है और दोनों लड़कियों को जाकर दे देती है। नंदिनी चुपके चुपके दर्श को देखने की कोशिश कर रही है। राजवी उसकी चोरी पकड़ लेती है और कहती है कि क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना कि अब शादी तक एक दूसरे को नहीं देखना है। प्यार से कहती है कि माँ की बात नहीं मानोगी ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। नंदिनी अपने कमरे में जाती है। वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है क्योंकि एक दिन पहले ही दर्श ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली है, उसको डांट फटकार जो लगाई है। सोचती है कि दर्श साहब से बात करूं क्या, तभी दर्श का फोन आ जाता है। नंदिनी खुश हो जाती है, कहती है आज आपका मूड तो ठीक है ना, आप मुझसे नाराज तो नहीं है। दर्श कहता नहीं भाई, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। कहती है दर्श साहब आगे से मुझे कभी ऐसे मत डांटिएगा, अगर कभी गुस्सा आए तो आराम से समझा दीजिएगा। क्या है ना कि ऊपर से मैं बहुत स्ट्रांग नजर आती हूँ, लेकिन कोई डांटे ना तो मुझे तो रोना आ जाता है। दर्श कहता है कि मैं आज तक तुमसे इतनी सारी रोमांटिक बातें करता रहा, वो तुम्हें याद नहीं है, और एक बार गुस्सा हो गया वही तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। नंदिनी कहती है ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत रोमांटिक हूँ। दर्श कहता है कि अच्छा, तो फिर टेलीफोन पे मुझे किस करो। नंदिनी कहती है कि टेलीफोन में क्यों, मैं सचमुच में आ जाती हूँ। फिर अपनी कही बात पर खुद ही शर्मा जाती है। अब तो दर्श भी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर कहता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बोरिंग कपल होने वाले हैं क्योंकि हमारे बीच में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। दर्श भी फोन रख देता है और मुस्कुराने लगता है। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। दर्श और शोभित दोनों बैठ चुके हैं हल्दी चढ़वाने के लिए। पूरे परिवार की महिलाएं एक एक करके आती हैं, दोनों को हल्दी लगाती है। दर्श को इस सारे सीक्वेंस की फोटोग्राफी करनी है। वो कहता हो गया, मैं फोटो ले लूं। चाची नम्रता से कहती है कि नम्रता जाओ अपने भाइयों को हल्दी लगाओ, लेकिन नम्रता है कि अभी भी उसका मुंह फूला ही हुआ है। राजवी कहती है कि मैं इसे मनाने वाली नहीं हूँ, इसे खुद उठ के ये काम करना चाहिए, इसने जो हरकत की उसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। नम्रता कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, अपने भाइयों की फिक्र करना क्या गलत होता है। खैर, चाची की बात मानकर अपने भाइयों को हल्दी लगा देती है। इसके बाद चाची यानी कि पारुल अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी अब लड़कियों को हल्दी लगाने भी चलना होगा। राजवी कहती है कि लड़के की माँ कभी भी लड़कियों को यानी कि होने वाली बहुओं को हल्दी नहीं चढ़ाती, तुम और निराली चली जाओ।
दर्श शोभित से कहता है कि शोभू तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही, चुपचाप क्यों बैठा है, कल मैंने इतना कुछ कह दिया उसके लिए नाराज है क्या। शोभित कहता है कि नहीं नहीं भाई, आपसे मैं कभी नाराज हो सकता हूँ क्या। दर्श कहता है कि मुझे यकीन है कि गुंजन दिल की एक अच्छी लड़की होगी, तेरी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है, मेरा भाई कभी भी गलत लड़की को पसंद नहीं करेगा। तभी शोभित के फोन में ज्वेलर की कॉल आती है। ज्वेलर कहता है कि आपके घर पर हमारी दुकान से कोई गया था अंगूठी की डिलीवरी देने, लेकिन घर पे कोई था नहीं, तो मैंने आपकी मंगेतर के घर भिजवा दी है। शोभित सोच में पड़ जाता है कि गुंजन तो यहाँ पर है, आखिर कहाँ डिलीवर करा दी। वो परेशान हो जाता है। चार्मी के पास अंगूठी पहुंच चुकी है, चार्मी भी गोवा आ रही है। मनी मन सोचती है कि शोभित का बिहेवियर कितना अजीब होता जा रहा है, दर्श भाई की शादी हो रही है और मुझे नहीं बताया, ऐसे छुपा रहा है जैसे दर्श भाई की नहीं उसकी खुद की शादी हो रही है। खैर अब तो मैं गोवा आ ही गई हूँ ना। इधर नंदिनी और गुंजन भी आ चुकी हैं हल्दी की रस्म के लिए, दोनों को हल्दी चढ़नी शुरू हो चुकी है। गुंजन परेशान है कि नंदिनी का किडनैप कब होगा। बा उसे कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैंने इंतजाम कर दिया है, शादी तक ये दुल्हन नहीं पहुंचेगी। एक एक करके सब नंदिनी को हल्दी चढ़ाते जा रहे हैं। तभी एक महिला आती है घूंघट काट कर और नंदिनी को हल्दी चढ़ाती है और कहती है कि जितनी चाहे हल्दी लगवा लो, लेकिन शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। ये सुनकर नंदिनी चौंक जाती है कि ये पुरुष की आवाज कहाँ से आ रही है, कौन है ये। घबरा जाती है, उसको चौंक कर देखती है, उसका पीछा करने के लिए उठने लगती है, लेकिन तभी बाव से रोक देती, कहती बेटा अपनी हल्दी की रस्म छोड़कर ऐसे नहीं उठते, अपशकुन होता है, बैठ जाओ। नंदिनी घबरा जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये था कौन, कोई लेडी तो ये नहीं थी, क्योंकि आवाज तो किसी आदमी की थी। ये तो राखला था जो घूंघट काट कर आया था। और मनीमन सोचता है ना तो मैं नंदिनी की शादी होने दूंगा और ना ही गुंजन की। नंदिनी अपने कमरे में पहुंचकर भी बहुत परेशान है, बार बार यही सोच रही है कि वो कौन था जो उसे धमकार कर गया है। तभी उसकी बड़ी बहन आती है, आकर उससे लिपट जाती है और कहती है कि तेरी शादी हो जाएगी, तू मुझसे दूर चली जाएगी। एक बार बचपन में जब मैं बीमार हुई थी ना, तो बिना नमक की खिचड़ी खानी पड़ती थी ना, और मुझसे नहीं खाई जाती थी, मेरी जिंदगी भी ऐसी बिना नमक की हो जाएगी तेरे बिना। नंदिनी कहती है कि बिग बैन एक बात बताओ, ये आंसुओं का रिचार्ज कहाँ से होता है। वो क्या है ना कि अब अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना पड़ेगा, और अभी हम दोनों रो लेंगे तो विदाई के समय आंसू बचेंगे नहीं, तो रिचार्ज तो कराना पड़ेगा ना। हंस पड़ती है बांसुरी। नंदिनी कहती है कि बिग बैन मेरा ससुराल कौन सा दूर है, पास ही में तो है, अरे ढिंगली के खराटे की आवाज भी वहां तक पहुंचती है। वो कहती है कि बिग बैन मैं चाहे अलग घर में रहूं, लेकिन हम दोनों बहनें कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। बस आज के लिए इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि चार्मी और गुंजन आमने सामने आ गई हैं। चार्मी कहती है कि मैं शोभित की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। ये सुनकर गुंजन घबरा जाती है, अपनी बात से कहती है कि इतना बड़ा लफड़ा हो गया, वो शोभित की तो गर्लफ्रेंड यहाँ पर पहुंच गई। बा कहती है कि बा पर भरोसा रख तू, अरे मैं अपनी पोती की शादी रुकने नहीं दूंगी। जब मैं उस नंदिनी को किडनैप करा सकती हूँ तो ये चार्मी क्या चीज है। तभी नंदिनी वहां पहुंच जाती है, उन दोनों की बातें सुन लेती है। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।